हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैक्सिमा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल को हुए पटवारी की परीक्षा में आए हुए जनरल मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 200 मीटर से हराता है तथा 800 मीटर की दौड़ में बी सी को 200 मीटर से हराता है, तो 1000 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ए है, बी है और सी, तीन लोगों का डिस्कशन हुआ है यहाँ पे। 1000 मीटर की दौड़ में ए जो है बी को 200 मीटर से दौड़ाता है। इसका मतलब हुआ कि जब ए जो है 1000 मीटर दौड़ लेता है तब ये 800 मीटर ही दौड़ पाता है। उसी तरह दूसरी कंडीशन दी है, 800 मीटर की दौड़ में बी सी को 200 मीटर से हराता है। इसका मतलब ये हुआ कि 800 मीटर की जब दौड़ होती है तो बी जो है जब 800 मीटर दौड़ जाता है तब सी जो है सिर्फ 600 ही दौड़ पाता है। 200 मीटर से हराया मतलब वो 200 कम दौड़ पाया, मीन्स 600 दौड़ पाया। ये 200 से ये भी हारता है तो ये भी 800 दौड़ पाता है। तो ये दोनों को सेम करने का कोशिश करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ताकि तीनों का रेशियो जो है बराबर आ जाए, मतलब तीनों का कंपैरिजन हम आसानी से कर सके। तो यहाँ पर अब पूछा है 1000 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो ये दोनों सेम हो गए। 1000 में ये जब 1000 दौड़ता है तभी 800 ही दौड़ पाता है, और जब भी 800 दौड़ता है तभी 600 ही दौड़ पाता है। तो यहाँ पर ए और सी का कंपैरिजन पूछा है कि जब ए 1000 दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा, तो 600 ही दौड़ पाएगा। तो ये कितने से हारेगा, इससे 1000 में से 600 घटाएंगे तो 400। तो अपन यहाँ कहेंगे कि जब ए और सी की रेस होगी 1000 मीटर की, तो जब ए 1000 मीटर दौड़ेगा तब सी जो है 600 मीटर ही दौड़ पाएगा। इट मीन्स कि वो 400 मीटर से हार जाएगा, या ये कहें कि ए जो है 400 मीटर से जीत जाएगा। तो इसका आंसर होगा 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 मीटर की दौड़ में अजय विजय को 60 मीटर से हराता है। 500 मीटर की दौड़ में विजय श्रीजय को 25 मीटर से हराता है। तो 400 मीटर की दौड़ में अजय श्रीजय को कितनी मीटर से हराएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पटवारी में नहीं आया था, पर मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा वेरिएशन भी समझ में आए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में थोड़ा ईजी था, थोड़ा सा ये हटके क्वेश्चन है उसी तरीके का। यहाँ पर अजय है, विजय है और श्रीजय है। तो 600 मीटर की दौड़ में अजय विजय को 60 मीटर से हराता है, यानी कि जब अजय 600 दौड़ता है तो ये 540 ही जो दौड़ पाता है। 540 से ऐसा है कि 600 में से 60 माइनस कर दिया मैंने, तो 60 मीटर से हरा रहा है। इट मीन्स जब अजय 600 मीटर दौड़ पा रहा है तब विजय सिर्फ 540 मीटर ही दौड़ पाता है। वहीं पर दूसरी कंडीशन दी है कि 500 मीटर की दौड़ में विजय श्रीजय को 25 मीटर से हराता है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि जब विजय 500 मीटर की दौड़ होती है तो विजय जब 500 दौड़ लेता है तब श्रीजय जो है 25 मीटर कम दौड़ पाता है, मीन्स 475 ही दौड़ पाता है। 500 में से 25 गए 475। तो ये दोनों का अलग अलग कंपैरिजन दिया। अजय विजय का 600 मीटर की दौड़ के हिसाब से कंपैरिजन दिया हुआ है, और विजय और श्रीजय का 500 मीटर की दौड़ के हिसाब से कंपैरिजन दिया हुआ है। और लास्ट में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में अजय और श्रीजय को कितने मीटर से हराएगा, अजय श्रीजय को कितने मीटर से हराएगा। तो इन दोनों का अलग तरीके से कंपैरिजन दिया है। 600 मीटर की दौड़ में इन दोनों का 500 मीटर की दौड़ में कंपैरिजन दिया हुआ है, और हमें अजय और श्रीजय का कंपैरिजन पूछा है। तो उसके लिए हमें ये चाहिए रहेगा कि ये 540 है और ये 500 है, तो इसको हम 540 बना दें, तो फिर तीनों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं आराम से। तो इसको 540 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 540 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा और 500 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि 500 500 कैंसिल हो जाए और ये 540 बन जाए। इसको 540 बनाएंगे तब हम अजय का श्रीजय से कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर 540 बटे 500 का गुणा किया है, तो यहाँ पर भी 540 बटे 500 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से काट देते हैं इसको हम 5 से 5 में 25 और ये हो जाएगा 5 में 45 और 25। एक बार और काटते हैं, 5 में 45, 19 गुणा 27 आया, 19 7 होता है 133, 13 लिया, और 19 दूनी 38, 48 और 51, 513। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब अजय 600 दौड़ता है तो ये 540 ही दौड़ पाता है, और जब विजय 540 दौड़ता है तो ये 513 ही दौड़ पाता है। या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जब अजय 600 दौड़ता है तो श्रीजय जो है 513 ही दौड़ पाता है, ये कह सकते हैं। पर
हमें क्वेश्चन में पूछा 400 मीटर से कंपैरिजन पूछा है, तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि 600 मीटर की दौड़ में जब यानी अजय जब 600 मीटर दौड़ता है तो सृजय 513 ही दौड़ पाता है। तो 400 मीटर जब दौड़ेगा अजय तो सृजय कितना दौड़ेगा, तो वो निकालने के लिए 400 गुणा 513 बटे 600 कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 7 21 और ये, तो ये कितना आ गया 342। ठीक है, तो 600 मीटर जब दौड़ता है अजय तो सृजय 513 ही दौड़ पाता है। तो 400 मीटर दौड़ेगा तो सृजय कितना दौड़ लेगा 342, मतलब 400 मीटर की दौड़ में जब अजय 400 मीटर दौड़ लेगा तो सृजय 342 ही दौड़ पाएगा। मींस वो कितने मीटर से हारेगा, 400 में से 342 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 42, 8 50 और 58 हो जाएगा ये। तो हम ये कह सकते हैं कि 400 मीटर की दौड़ में अजय सृजय को 58 मीटर से हराएगा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4, 20/81, 3/8 और 9/41 में सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। तो क्योंकि यहाँ पर अंश और हर जो है वो अलग अलग है तो थोड़ा कंपैरिजन करना मुश्किल है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दो संख्याओं को कंपेयर करेंगे और उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई की मेथड अपनाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई की मेथड ऐसी होती है कि जैसे माना कि 1/4 और 20/81 का कंपैरिजन करते हैं कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो उसके लिए क्या होगा कि हम चाहेंगे कि दोनों का हर बराबर हो जाए। हर बराबर हो जाने से क्या होगा कि हम अंश को देख के पहचान लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 81 का एलसीएम निकालेंगे और 4 और 81 का एलसीएम 41 गुणा 4 है। तो इस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि हमको दोनों का हर बराबर करना है तो इसमें हमको 81 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे 81 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 81 का गुणा करना पड़ेगा। उसी तरह ये वाला नंबर लेंगे तो इसमें हमें हर जो है इसके बराबर करना है तो 81 पहले से है तो इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा और 4 नीचे किया है तो ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यदि हम ये पूरी मेथड को लंबे तरीके से भूल जाएं और हम शॉर्ट में देखें तो यही हो रहा है यहाँ पर कि इसमें यहाँ पर 81 का मल्टीप्लाई हो गया है और इसमें यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हो गया है, यही हो रहा है। तो हम शॉर्ट में ऐसे ही करेंगे इसको एग्जाम में कि हम जस्ट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 81 का गुणा कर दिया और यहाँ पर भी ऊपर 4 का गुणा कर दिया तो यह हो गया 80। तो ये नंबर हो गया 81/81 गुणा 4 हो गया और ये नंबर जो हो गया 80/81 गुणा 4 हो गया। तो हर को भूल जाते हैं, सिर्फ ये देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, ये नंबर छोटा है और हमें सबसे छोटा भिन्न ही निकालना है, तो इस संख्या को भूल जाते हैं, ये नंबर छोटा निकल के आ गया हमारा, कौन सा, ये वाला। तो अब हम इसको लेके आगे चलते हैं। तो अब बचा है 20/81, 3/8, 9/41। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यही मेथड अपनाएंगे, वही हर को बराबर करना है। हर को बराबर करने के लिए 81 गुणा 8, 81 गुणा 8 तो ऊपर भी 8 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 81 का गुणा करना पड़ेगा, तो वही मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई की। तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 160 हो जाएगा ये, यहाँ पर 81 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 243 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में क्या देख रहे हैं हम कि 160 ये वाली छोटी संख्या है, तो फिर हम इसको भूल गए, यानी 20/81 छोटा निकला, इसको भूल जाते हैं क्योंकि ये बड़ा हो गया है। अब आगे चलते हैं तो 9/41। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड अपनाते हैं यहाँ पे, तो 20 गुणा 41 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और 820 हो गया। और इसमें क्रॉस करते हैं तो 9 गुणा 81 तो 9 8 72, ये हो गया, ये हो गया, ये नंबर ये है, ये नंबर ये है, तो ये छोटा निकला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 941 जो है सबसे छोटा नंबर है, तो यही आंसर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड इजी पड़ेगी, वो उसमें कंसेप्ट यही होता है कि हमको हर बराबर करना होता है एक्चुअली, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम शॉर्ट में हर को भूल जाते हैं और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे, कंपैरिजन करते जाएंगे, सबसे छोटी संख्या हमारी 9/41 आ गई, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश अपनी आय का 10% कर देता है, यानी टैक्स देता है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और अब वह 15% का कर देता है तो उसकी शुद्ध यानी नेट आय का अंतर 28 रुपए हो जाता है। वृद्धि के पूर्व उसकी आय कितनी थी? तो हम मान लेते हैं कि रमेश की आय जो थी वो 100 रुपए थी माना कि पहले, ठीक है।
तो अब वो टैक्स देता है, टैक्स 10% देता है, तो 100 में 10% तो 10 ही रुपए होगा, 10 रुपए टैक्स दे रहा है, तो उसकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी अब 90 रुपए हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन, जब उसकी सैलरी बढ़ गई तब सैलरी कितनी बढ़ी है उसकी, सैलरी उसकी बढ़ी 10% बढ़ी है, आय में 10% की वृद्धि हो रही है, तो अभी वो 100 थी उसकी आय, 10% की वृद्धि हुई तो अब उसकी आय कितनी हो जाएगी 110 रुपए हो जाएगी। और वहीं पर टैक्स उसका हो जाएगा, टैक्स है 15% मीन्स 0.15 इंटू ऐसा लिख सकते हैं, तो 0.15 उसकी टैक्स दिया उसने, तो उसकी नेट इनकम कितनी बची है, नेट इनकम बची उसकी 0.85 इंटू 110 लिख सकते हैं इसको। किसी भी नंबर को यदि 15% से डिक्रीज करते हैं तो उसमें 0.85 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 15% उसने कर दिया है तो 0.85 बचा, 0.85 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितनी निकल के आई उसकी नेट इनकम, मल्टीप्लाई करते ही 55, 5 क्या 88 और 93, और क्योंकि एक जीरो भी है, पहले पूरे नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर हम पॉइंट देके पॉइंट लगाएंगे, तो 2 के बाद लगाया तो यहाँ पर पॉइंट लगा देते, तो कितना आ गया 93.5 आ गया। पहले नेट इनकम 90 थी, बाद में नेट इनकम 93.5 हो गई, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 3.5 का आ गया। और जबकि क्वेश्चन में दिया है कि शुद्ध आय का अंतर 2800 रुपए है, मतलब ये जो नेट इनकम दोनों कंडीशन में निकाली गई है उसका शुद्ध डिफरेंस जो है उसने क्वेश्चन में दिया है 2800 रुपए है, और हमारे हिसाब से हम जो अजम्पशन लिया था उसके हिसाब से ये 3.5 आया है, तो हमारे हिसाब से जब 3.5 जो है वो 2800 रुपए के बराबर है, तो वृद्धि के पूर्व उसकी आय कितनी मानी थी हमने 100 रुपए, तो यदि 3.5 2800 के बराबर है तो 100 कितना हो जाएगा, किसके बराबर होगा, तो उसके लिए 100 गुणा 2800 बटे 3.5 मीन्स 35 करके ऊपर 10 कर दें। इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 7 35, 5 दूनी 10 और ये हो गया 728, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 800 और ये 4 जीरो हो गए, ठीक है। तो उसकी वृद्धि के पूर्व उसकी आय कितनी है 80,000 रुपए, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणोत्तर सीरीज मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद a दिया हुआ है और चौथा पद 8 है, तो प्रथम 7 पदों का योग क्या होगा। एक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा है जिसमें क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, हर आने वाली संख्या का डिफरेंस पहली वाली से सेम होता है। उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लाइक मैंने लिया कोई सीरीज 3, ये कोई सीरीज है, इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 12, 12 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 24, तो यहाँ पर क्या है कि कॉमन रेशियो जो है वो 2 है, मतलब 6 से 3 का रेशियो 2 है, 12 से 6 का 2 है, तो इस टाइप की सीरीज को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर सीरीज बोलते हैं, जिसमें कॉमन रेशियो जो है वो सेम होता है। ये इस एग्जाम्पल के लिए कॉमन रेशियो जो है यहाँ पे 2 है, ये एग्जाम्पल है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि श्रेणी का प्रथम पद यहाँ पर a होता है, वो दिया हुआ है a, और ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है इसमें nth टर्म जो होता है उसकी वैल्यू होती है a r टू द पावर n-1, जहाँ पर ये जो है फर्स्ट टर्म होता है, r जो है कॉमन रेशियो होता है, और n जो नंबर हम सीरीज में जिस नंबर पे वो नंबर है वो n होता है, ठीक है। और उसी तरीके से इस सीरीज का यदि सम निकालना होता है तो सम का फॉर्मूला होता है a r टू द पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चौथा पद जो है वो 8 दिया हुआ है, मींस अपन ये कह सकते हैं कि a 4 दिया हुआ है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, 4th नंबर का टर्म दिया हुआ है और वो क्या है 8 के बराबर है। और ये क्या होता है एक्चुअल में a दिया हुआ है, प्रथम पद a होता है, a दिया हुआ है, यहाँ रख देते हैं इस फॉर्मूले में, a की वैल्यू रख दी हमने, r कॉमन रेशियो नहीं दिया हुआ है तो उसको r ही पुट कर देते हैं, n-1, n क्या है चौथा नंबर दिया है तो n जो है वो 4 है और ये -1 होता है तो ये -1, तो 8 बराबर r की पावर 4 में से 1 गए 3, तो r टू दी पावर 3 हो गया, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 2 का क्यूब होता है 8, तो ये हो गया r की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब आगे पूछ रहा है क्वेश्चन में 7 पदों का योग क्या होगा, तो 7 पदों का योग कितना होगा यानी S7, ये क्या होगा a, फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 1 दी हुई है,
r की वैल्यू हमारी आ गई है 2, इसकी पावर n, तो कितना 7 पदों का योग निकालना है, तो 2 की पावर 7 हो गया, -1 अपॉन r-1, r 2 है और उसमें से 1 माइनस किए तो 1। अब 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 64 दूनी 128 हो जाएगा और -1 अपॉन में 1 है, तो ये इतना आ गया 127। तो इसका आंसर क्या है, 127 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा 1240 रुपये में कोई वस्तु खरीदकर उसे 25% घाटे पर बेच देती है तथा उससे एक नई वस्तु खरीदती है और उसे 40% लाभ पर बेचती है, तो उसका कुल लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्योंकि आखिरी में लाभ प्रतिशत ही पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, तो हम 1240 को भूल जाते हैं, हम क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। स्टार्टिंग में नेहा ने वो जो वस्तु खरीदी वो 100 रुपये में खरीदी, हम ये मान लेते हैं। अब 25% का घाटा हुआ मीन्स 25% की हानि, तो 25% घटा देंगे क्रय मूल्य को, तो 100 को 25% घटाएंगे तो 75 आएगा। तो 25% की घाटे में बेचा मीन्स उसने कितने में बेचा, 75 रुपये में बेच दिया माना कि वस्तु। अब उससे जो पैसे मिले उससे उसने एक नई वस्तु खरीदी, अब ये इसको उसने सीपी बना लिया, मतलब इसी रुपए से उसने फिर से नई वस्तु खरीदी, तो दूसरी वस्तु जो होगी उसका सीपी क्या है, 75 रुपये है। इसी रुपए से खरीदा उसने दूसरी वस्तु और फिर उस वस्तु को 40% लाभ पर बेच दिया, और इसके लिए विक्रय मूल्य क्या, 40% लाभ पर बेच दिया मीन्स 75 को 40% बढ़ा देंगे तो 1.40 इंटू 75 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 14/70, जीरो को भूल जाते हैं, 14/70 बचा 7, 14 7 98 और 7 तो 105, और क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया, 105 रुपये। अब पूरा लेन देन मतलब स्टार्टिंग में उसका क्रय मूल्य 100 रुपये था और अंत में उसका विक्रय मूल्य 105 रुपये है, तो डिफरेंस कितना है, 5 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य बढ़ा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। इट मीन्स कि उसका पूरे लेन देन में लाभ परसेंट कितना है, 5% है। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ रिकरिंग टाइप के नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करके इसका मान निकालना है। यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम पेओ टाइप का रिकरिंग नंबर बोलते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद जो 3 नंबर है उसमें 2 रिपीट हो रहे हैं, एक रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको पेओ मिक्स टाइप का रिकरिंग नंबर बोलते हैं। और ये भी दशमलव के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो ये भी मिक्स टाइप का रिकरिंग नंबर है। तो पहले तो जो कंप्लीट नंबर है उसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 32 प्लस 23 माइनस 44 है, तो 32 और 23 55 और माइनस 44, तो ये आ गया 11। ठीक है, तो 11 तो आएगा ही आएगा। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्लस ये है 4, ये पेओ टाइप का रिकरिंग नंबर है, तो इसमें 4/9 कर देते हैं। प्लस 567 है, यहाँ पॉइंट के बाद 567, तो 567, और जो नॉन रिकरिंग नंबर होता है जो रिपीट नहीं हो रहा है वो माइनस कर देते हैं, बटे जो जितने बार जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो कितने हैं, 2 है, तो 2 बार 9, और नॉन रिपीटिंग नंबर 1 है तो 1 बार 0। फिर आगे माइनस है, माइनस 59 लिखेंगे, माइनस जो नॉन रिपीटिंग नंबर है वो -5 कर देंगे, और अपॉन में जितने बार रिपीटिंग नंबर जितने हैं उतने बार 9, और नॉन रिपीटिंग नंबर जितने उतने बार 0। ये कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो 11 रहेगा ही रहेगा। इसमें एलसीएम निकालते हैं, ये 990 हो जाएगा इसका एलसीएम। इसको करते हैं 110 और 4 40, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 562 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 554 आएगा। अब इसको 562 है ये, तो ये 562 ही आ जाएगा ऊपर, माइनस 90 डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 44, 4 11 5 55 और 59 कितना हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 6 4 10, 5 9 और 1 10, 1002, और इसमें से 594 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 8, 9 में से 9 गए 0, इससे 5 गए 4, तो ये आया 11 से ही ये 408 आया ऊपर, इसका 408 बटे 990, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। आज से 12 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो माना कि उनकी वर्तमान आयु, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है 4:1 का, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 4x और x हो जाएगी। ये माता की है और ये पुत्र की है। 4 वर्ष बाद
4 वर्ष बाद माता की आयु हो जाएगी इतनी और पुत्र की आयु हो जाएगी x + 12 और ये अनुपात कितना हो जाएगा कह रहा है 2:1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 4x + 12 = क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2x और ये 24, ये इस तरफ जाएगा 2x और ये इस तरफ जाएगा तो 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो पूछा दो उनकी वर्तमान आयु क्या है, पूछा वर्तमान आयु क्या थी, हमने माना था 4x, तो 4 में 6 का गुणा कर दे तो 24 और पुत्र की आयु आ गई 6 वर्ष। तो वर्तमान आयु कितनी आ गई 24 और 6 वर्ष, यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका मान निकालना है। तो 1/cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा होता है, तो इसको हम sin² थीटा लिख देते हैं प्लस 1/1 + tan, तो यही जो है इसको हम sin² थीटा tan² थीटा लिख सकते हैं, सॉरी cos² थीटा लिख सकते हैं। जब ये ऊपर आएगा तो ये cos ऊपर चला जाएगा cos² थीटा और ये नीचे हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा हो जाएगा ये, और प्लस है 2 cos² थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है हमें पता है, इसको 1 रख देते हैं। ये 3 sin² थीटा है और ये 1 cos² थीटा, ये 2, तो टोटल 3 cos² थीटा हो गए। 3 कॉमन लिया तो हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 × 1 हो जाएगा 3, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है तथा दूसरे मिश्रण में अनुपात 7:5 है तथा मात्रा 72 लीटर है, तो दोनों मिश्रणों को मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दो मिश्रण है, एक सॉल्यूशन 1 है और एक सॉल्यूशन 2 है। इसमें इसकी मात्रा 48 लीटर है, इसकी मात्रा 72 लीटर है। इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि दूध कितना है यहाँ पर 5/8 है। उसी तरह इसमें जो है दूध पानी का अनुपात 7:5 है, जिसमें हम लिख सकते हैं कि दूध जो है टोटल 12 भाग है, तो 12 में से 7 भाग दूध का है, तो हम ये लिख सकते हैं कि दूध जो है 7/12 है। अब क्योंकि मात्रा दी हुई है तो 5/8 दूध है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/8 किसका 48 का दूध है, तो ये 8 मतलब 30 लीटर जो है वो दूध है। तो 30 लीटर दूध है, टोटल मिश्रण जो है वो 48 लीटर है, तो पानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 + 18 48 होगा, तो ये 18 लीटर पानी है, इसमें दूध 30 है और पानी जो है 18 है। उसी तरह इसमें दूध 7/12 है, सॉल्यूशन 72 है, तो ये 12 × 72 7 × 42, तो दूध कितना है 42 है, तो इसमें से 42 गया तो 30, तो यहाँ पर पानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये दोनों को मिक्स किया तो दूध और पानी का अनुपात पूछा है, दूध और पानी का अनुपात, तो दूध कितना है, दूध जोड़ देंगे, ये 30 है, ये 42 है, तो ये 72 हो गया, और पानी जोड़ देंगे 18 और 30, तो ये 48 हो गया। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना आ गया। इसको करते हैं 12 × 72 12 × 48, तो ये अनुपात कितना आ गया 3:2, यही आंसर है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 12 मिनट चलती है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 मिनट चलती है, तो औसत चाल कितनी है। इसको मिश्रण से कर लेते हैं। एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 12 मिनट चलती है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 8 मिनट चलती है, तो ये दोनों को मिक्स करेंगे तो औसत निकल आ जाएगा। तो औसत चाल निकालना है, तो मान लेते हैं कि औसत जो है वो x है, और वो जो अब इसी में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45 - x, इसमें से इसको माइनस किया तो इसमें से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x - 36, और ये दोनों का रेशो जो है कि 12:8 के रेशो के बराबर होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 45 x - 36 बराबर 12/8, 4 × 12 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई किया इधर तो ये हो गया 90, 2x, ये 3x, और ये हो गया 18, 1 3 और 1 10, ये हो गया। इसको इस तरफ ले जाते हैं 2 को, तो ये हो जाएगा 5x, और ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 198, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 198/5। ये इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 15 5 × 45 और 5 × 30, तो x मीन्स औसत चाल कितनी निकल के आ गई 39.6
किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य के 50% को 16 दिन में करता है तथा बी उसका 1/4 भाग 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य के 3/4 भाग को कितने दिनों में करेंगे? ए जो है 50% भाग को मीन्स 1/2 भाग को 16 दिन में करता है, तो एक पूरे कार्य को वो 32 दिन में करेगा। ऑब्वियस है, आधा काम 16 दिन में तो पूरा काम 32 दिन में करेगा ए। वहीं पर बी जो है 1/4 को 24 दिन में करता है, तो पूरे एक भाग को मतलब पूरा एक काम को कितने दिनों में करेगा वो? 24/1/4 मीन्स 24/1 और वही ऊपर 4, 24 गुणा 4 96। तो ए जो है 32 दिन में करता है एक काम पूरा, बी जो है 96 दिन में करता है। तो यदि हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 96 आएगा, दोनों का एलसीएम 96 आएगा। तो हम ही मान लेते हैं कि टोटल काम जो है वो 96 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 3 बार जाएगा, तो इसका मतलब ए जो है 3 यूनिट पर डे करता है। वहीं पर ये 96 में डिवाइड करेंगे 96 का तो 1 आएगा, तो ये करता है 1 यूनिट पर डे करता है। अब ए की एफिशिएंसी मीन्स एक दिन का काम 3 यूनिट है, बी की एफिशिएंसी यानी एक दिन का काम 1 यूनिट है। ये दोनों को ऐड करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी, तो इनका जो काम है एक दिन का वो क्या हो जाएगा? 4 यूनिट पर डे। दोनों मिलके 4 यूनिट पर डे करते हैं। अब 4 यूनिट वो एक दिन में करते हैं दोनों मिलके, तो कार्य का 3/4 भाग, तो कार्य कितना है 96 और 3/4 पूरे कार्य का 3/4 भाग कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो 4 यूनिट वो एक दिन में करते हैं, तो इतना काम कितने दिन में करेंगे? तो 96 गुणा 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 6 बचाएगा, तो ये 6 तिया 18, तो हमारा आंसर कितना आ गया? दोनों मिलकर कार्य के 3/4 भाग को कितने दिनों में करेंगे? 18 दिन में करेंगे। यही आंसर है। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? जबकि बी जो है आधा दिन ही काम करता है, यानी बी जो है सिर्फ आधा दिन ही काम करता है, ए जो है पूरा दिन काम करता है। तो ए जो है काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 20 तिया 60, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है वो 60 यूनिट है। तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए का 20 तिया 60, 3 यूनिट पर डे। वहीं पर बी का काम कितना हो जाएगा? 2 यूनिट पर डे। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 प्लस, अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि बी आधा दिन ही काम करता है, मतलब वो उसके एक दिन का काम 2 यूनिट है, पर क्योंकि वो आधा दिन ही काम करता है तो इसका एक ही यूनिट काउंट करेंगे। तो ये दोनों मिलकर 4 यूनिट कर रहे हैं काम, क्योंकि बी जो है आधा ही दिन काम करता है, इसलिए उसका 2 ना लेके हम एक ही लेंगे, तो टोटल दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट पर डे कर रहे हैं। अब 4 यूनिट वो एक दिन में करते हैं मिलके, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे? तो 60/4 15 दिन, तो यही आंसर है, 15 दिन में करेंगे दोनों मिलके।